नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस में। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है, अभी मैं कंप्यूटर सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज अभी चालू किया हुआ हूँ, जिसमें मैंने 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ और आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट वीडियो है, जहाँ पर मैं 30 नए क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये वो 30 क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में इन्हीं पैटर्न्स पर नए क्वेश्चंस आने की संभावना है। यहाँ पर मैंने न केवल क्वेश्चंस के आंसर बताए, बल्कि उनको डिटेल डिस्क्राइब भी किया हुआ है, जिससे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर कोई नया क्वेश्चंस बनता है तो वो भी आप उसको वहाँ पर करके आ सकें। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एंड तक देखो आप लोग। और आपको करना क्या है कि न केवल सुनना है, बल्कि हर क्वेश्चंस को साथ के साथ में लगाते हुए भी जाना है। और फाइनली आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने, जैसे मैंने 30 क्वेश्चन बताए, उसमें से कितने नंबर आपको आए हुए हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अभी हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा ये कंप्यूटर टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो है। इसमें मैं 30 क्वेश्चंस आपको एक एक करके डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। आपको उन क्वेश्चंस को साथ में लगाना भी है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कॉपी में उसका आंसर लिखते चले जाएं, और आपको फाइनली 30 में से कितने क्वेश्चंस आए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है। जितना ज़्यादा आपका स्कोर बनेगा, निश्चित सी बात है आपके पास होने की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा अच्छी होंगी। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। इनमें से कौन सा OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? यहाँ पर OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर आने वाले प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा गया है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे IP, UDP, PPP और TCP। आपका ये 4 प्रोटोकॉल्स के नाम दिए गए हैं आपको। तो आपको नेटवर्क मॉडल का या नेटवर्क लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल है आपका, तो यहाँ पर आंसर होने वाला है आपका IP प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क लेयर पर काम करने वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है। ओएसआई मॉडल के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। ओएसआई मॉडल क्या होता है, इसमें कितनी लेयर होती हैं। मैंने बताया था कि आपको ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर होती हैं आपकी? टोटल 7 लेयर। और हर लेयर पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स हार्डवेयर काम करते हैं। इनमें से क्वेश्चंस आप ये मान के चलो कि 100% एक ना एक क्वेश्चन OSI मॉडल का आता ही आता है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो उन वीडियोस में इसकी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने अलग अलग लेयर पर जो जो प्रोटोकॉल्स उपयोग में आते हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे आपका एप्लीकेशन लेयर पर HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP, IMAP, DNS, टेलनेट, ये आपके एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं। ऊपर से पहली लेयर है और नंबर के हिसाब से देखी जाए तो 7वीं लेयर है। फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, इसमें SSL, TLS, JPEG, MPEG, GIF ये प्रोटोकॉल्स आते हैं। सेशन लेयर, नेट बाईओएस और PPTP और IPC। ट्रांसपोर्ट लेयर, TCP और UDP ये प्रोटोकॉल आते हैं। इनमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेटवर्क लेयर जो अभी अपने को क्वेश्चन बना है, आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर का। इसके अलावा ICMP, ARP, IARP और IPsec ये प्रोटोकॉल्स आते हैं। डेटा लिंक लेयर पर PPP, FAM, रिले, ईथरनेट, HDLC आते हैं। और फिजिकल लेयर पर आपका R232, DSL, ISDN, ब्लूटूथ ऐसे कुछ आपका प्रोटोकॉल एंड हार्डवेयर आते हैं। तो ये आपको एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बाकी आपको एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पर नेटवर्क लेयर पर राउटर का उपयोग होता है और डेटा लिंक लेयर पर आपका स्विच का उपयोग होता है, स्विच और ब्रिज का। और फिजिकल लेयर पर हब का यूज होता है, हब। इसके अलावा जो टॉपोलॉजीज होती हैं, नेटवर्क टॉपोलॉजी, उनका भी यूज आपका जो है कहाँ पे होता है? लास्ट यानी कि फिजिकल लेयर पर होता है। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन को डिजाइन करने और कुछ हद तक
डेवलप करने का क्रेडिट किसे जाता है, यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, एनालिटिकल इंजन को किसने बनाया था आपका। चार नाम दिए हुए हैं आपका, चार्ल्स बेबेज, स्टेफन होवर, पीटर नॉर्टन और जॉर्ज बूल। तो देखो यहाँ पर एनालिटिकल इंजन को बनाने का काम किसने किया था, तो एनालिटिकल इंजन बनाया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था, 1833 में बनाया था एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इन्होंने दो अलग अलग आपका मशीन्स बनाई थी। एक पहले बनाया था डिफेंस इंजन 1800 आपका 33 में, और फिर एक बनाया था एनालिटिकल इंजन, उसी का एडवांस वर्जन आपका बनाया था। तो ये चार्ल्स बेबेज का नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो इनिशियल कंप्यूटर्स हैं उनकी एक लिस्ट दी है, या इनिशियल कंप्यूटिंग डिवाइसेज हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है, और उसको किन किन ने बनाया था, कब कब बनाया था, वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका। देखो मैं अभी तक 3-4 आपका मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको, और हर मॉक टेस्ट में कंप्यूटर जनरेशन से एक ना एक क्वेश्चन आया जाएगा, सभी में आया है आपका। तो आपको भी काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्यूटर जनरेशन वाले टॉपिक को देखना है। मेरी भी एक वीडियो कंप्यूटर जनरेशन पर पड़ी हुई है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, मैं उसकी लिंक जो है आई बटन में यहाँ पर दे दूंगा। तो क्या क्या है आपका, अबेकस था आपका, सबसे पहले आया था अराउंड 3000 BC, सबसे पहले आया था, चाइना में ये बना था। नेपियर बॉर्न जॉन नेपियर के द्वारा 1617 में बनाया गया था। पास्कलाइन एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्लेज पास्कल ने बनाया था 1642 में। स्टेप ड्योंकर, ये जो आपका गोटफ्राइड विलियम्स ने बनाया था 1673 में। डिफेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। एनालिटिकल इंजन ये भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1837 में। और टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलेट ने बनाई थी 1890 में। ये आपके इनिशियल कंप्यूटर्स थे या कंप्यूटिंग डिवाइसेस थी जिनका उपयोग उस समय पर कंप्यूटेशन के लिए किया जाता था। फिर ये जो हरमन हॉलेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इनका हालांकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ये लिखा भी हुआ है आपका, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। पहली प्रोग्रामर के रूप में लेडी एडा अगस्ता को जाना जाता है। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन को माना जाता है आपका। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑनलाइन ग्रुप सर्वे और क्विज गेम बनाने के का एक टूल है, यानी कि इनमें से किसके माध्यम से कोई क्विज गेम या ऑनलाइन आपका सर्वे वगैरह ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए हुए हैं आपके, टेवेंटी, रीकैप, क्लास फ्लो और फ्लिकर। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है पहला वाला, ये आपका क्विज वगैरह बनाने के लिए इसका यूज होता है। टेवेंटी क्या, एक ऑनलाइन क्विज सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग इंटरेक्टिव क्विजेस बनाने के लिए किया जाता है, और इसे खास तौर पर टीचर्स, ट्रेनर्स और स्टूडेंट के लिए बनाया गया है ताकि वे आसानी से क्विज बनाकर लोगों से लाइव पार्टिसिपेशन करा सकें। ठीक है, तो ये एक ऑनलाइन क्विज टूल है आपका, जहां पर अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। मैं भी आपको इस पर एक प्रैक्टिस सेट बना करके डाल दूंगा आपको क्विज वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, तो आप उसको देख लेना। आप तो जो भी लोग नए हैं वो चैनल से बिल्कुल जुड़े रहे, आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता रहेगा। और ऐसा नहीं कि केवल सीपीसीटी के लिए भी, और भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जो भी टॉपिक्स हैं या जो भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ कहीं भी, उन सब के लिए आपको कंटेंट मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, वो भी इस चैनल से जुड़ करके और इसका फायदा उठाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट, 4th नंबर का। एक बेहतरीन ऑनलाइन क्विज गेम बनाने वाला एप्लीकेशन है। तो देखो ये तो अभी एक पहले था, एक ये वाला है आपका, तो इसका आंसर यहीं पे है आपका ये वाला, क्विजिज करके है आपका। क्विजिज एक आपका ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि क्विज वगैरह बनाने के लिए उपयोग में आता है। क्विजिज एक ऑनलाइन लर्निंग एंड क्विज प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग टीचर और ट्रेनर स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिस क्विज बनाने के लिए करते हैं आपका। तो क्विजिज है, तो एक तो टी20 हो गया और एक क्विजिज हो गया आपका। ये दोनों ही का उपयोग ऑनलाइन क्विज गेम या क्विज वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, 5th नंबर पर।
किस तरह की मेमोरी बायोस फर्मवेयर को हमेशा स्टोर करके रखती है, जिसमें बूटअप के दौरान पीसी को स्टार्ट करने के लिए जरूरी प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं। तो बायोस पूछा गया है आपका, जो बायोस है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये कहाँ पर स्टोर होता है आपका। तो देखो बायोस कहाँ स्टोर होता है, रोम के अंदर स्टोर होता है। रोम में बायोस होता है। बायोस का काम क्या होता है, तो बायोस आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। बूटिंग प्रोसेस की जो पूरी प्रक्रिया है वो किसके माध्यम से चलती है, आपका बायोस के माध्यम से चलती है। और बायोस कहाँ स्टोर होता है, रोम में स्टोर होता है। बायोस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है आपका, जो कि कंप्यूटर को बनाते समय, चिप को डिजाइन करते समय ही उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपको बायोस के संदर्भ में। यहाँ पर आपको डिटेल दिया हुआ है रीड ओनली मेमोरी और रोम के बारे में। क्या होता है आपका, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, परमानेंट रूप से डेटा स्टोर करके रखती है। रोम की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रीड ओनली है, परमानेंट स्टोरेज का काम करती है, मदरबोर्ड में बिल्ट इन आती है। बिल्ट इन का मतलब पहले से लग करके आती है, आप अलग से नहीं लगाते उसमें। देखो पिछले पेपर्स में भी रोम से संबंधित क्वेश्चन आए थे, इसमें भी आए हैं। टॉपिक वही होते हैं, क्वेश्चन बदलते रहते हैं, फंडामेंटल है उसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन अपने आर्गुमेंट्स को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा फंक्शन यूज में आता है। प्रोडक्ट, MUL फंक्शन, मल्टीप्लाई फंक्शन और MUL ARG। तो ये तीनों ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट फंक्शन है। आपका प्रोडक्ट फंक्शन का यूज मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। जैसे सम है एक, एडिशन के लिए उपयोग में आता है। एवरेज है आपका, एवरेज निकालने के लिए उपयोग में आता है। उसी तरीके से प्रोडक्ट फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग में आता है आपका। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। ये प्रोडक्ट को करके बताया गया है। प्रोडक्ट और जैसे 2, 3, 4 तीन नंबर दिए गए, तो इन तीनों को मल्टीप्लाइड करके उसका आंसर रिटर्न कर देता है। तो प्रोडक्ट फंक्शन एक मैथमेटिकल कैटेगरी का फंक्शन है, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 7 नंबर को ओपन ऑफिस कैल्क में कॉलम लेटर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है। यानी कि किसको ओपन ऑफिस कैल्क में कॉलम लेटर और रो नंबर के रूप में जाना जाता है। तो जैसे कॉलम लेटर हो गया C और रो नंबर हो गया 4, मान लो एक एग्जाम्पल है, ये आपका एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या कहलाता है, इसको सेल रेफरेंस बोलते हैं। सेल एड्रेस अथवा सेल रेफरेंस कहा जाता है। चाहे ओपन ऑफिस कैल्क हो या MS एक्सेल हो या गूगल सीट हो, इन सब में इसको सेल रेफरेंस के नाम से ही जाना जाता है। आपका सेल रेफरेंस से भी कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपको सेल रेफरेंस कितने तरह के होते हैं, क्या होता है एब्सोल्यूट और आपका रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। पिछले पेपरों में भी मैंने इनको काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप पुरानी वीडियो देख करके भी इसको डिटेल में देख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका सेल रेफरेंस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का मुख्य काम है, यानी कि वेब ब्राउजर का मेन काम क्या होता है, वेब ब्राउजर का मुख्य काम क्या होता है। इंटरप्रेट HTML कोड, HTML कोड को इंटरप्रेट करना, कंपाइल HTML कोड, प्री कंपाइल HTML कोड, डी कंपाइल HTML कोड। तो देखो यहाँ पर जो वेब ब्राउजर क्या काम करता है, तो HTML कोड को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करने का काम होता है HTML कोड को, इसीलिए इसको वेब ब्राउजर कहा जाता है। आप जो भी वेब पेज बनाते हो उसके लिए जो HTML कोडिंग करते हो, उस कोडिंग को इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है, आपका ब्राउजर करता है। ब्राउजर है क्या, एक वेब एप्लीकेशन है, ये भी ध्यान रखना। आपका सर्वर क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, क्लाइंट की मशीन पर चलती है। ठीक है, कुछ फेमस ब्राउजर्स के नाम दिए गए हैं और उनको कब बनाया गया, किसने बनाया, ये नाम लिखे हुए हैं। जैसे गूगल क्रोम आप सब लोग, हम सब लोग यूज करते हैं, 2008 में बनाए, गूगल ने इसको बनाया है। मोजिला फायरफॉक्स है, 2004 में बनाए और मोजिला फाउंडेशन नाम की कंपनी ने बनाया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट एज
ये 2015 में आया है और आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। सफारी के नाम से है, 2003 में आया था, एप्पल कंपनी ने बनाया था। ओपेरा है आपका, 1995 में आया था, ओपेरा सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी ने बनाया था। और नेटस्केप नेविगेटर ये 1994 में आया था, आपका नेटस्केप कम्युनिकेशन नाम की कंपनी ने बनाया था। तो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। आपका ये वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर तो अब आना बंद हो गया है, जो है इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अब बंद कर दिया है। अब इसकी जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से आता है। अभी इसका एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो है कब से आना चालू हुआ है, तो ये आपका जो 2015 से आना चालू हुआ है। विंडो 10 के साथ में इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ चुका है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट। किसी वेब पेज पर अगर आपका पॉइंटर अचानक हाथ में बदल जाता है तो आपको क्या मिला। मतलब जैसे अभी हम अपना पॉइंटर देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर एरो साइन में है। कई बार ये हैंड साइन में हो जाता है, आपका हाथ के जैसा हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है आप वो एक हाइपर लिंक पे आ गया है। किस पे आ गया है, हाइपर लिंक पे आ गया है। जैसे ही पॉइंटर हाइपर लिंक पर आएगा तो वो हैंड शेप में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां पे आंसर बनेगा हाइपर लिंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप नेक्स्ट। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में बांटा गया होता है जिन्हें आगे किस में बांटा जाता है। यानी कि जो जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क यानी कि एक डिस्क होती है। डिस्क के अंदर क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले जो साइकिल्स होते हैं उनको ट्रैक कहते हैं। फिर ट्रैक आगे पे किस में डिवाइडेड होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ट्रैक्स डिवाइडेड होते हैं सेक्टर के अंदर। किसके अंदर डिवाइडेड होते हैं, सेक्टर के अंदर। फिर सेक्टर के अंदर ब्लॉक होते हैं। ऐसे होता है आपका एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको हार्ड डिस्क का, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले देखो ये एक पूरा गोला जो है जैसे ये किया हुआ है आपका, ये क्या कहलाता है, ट्रैक। और ट्रैक के अंदर ये ट्रैक के हिस्से क्या कहलाते हैं, सेक्टर कहलाते हैं। ट्रैक सेक्टर, डिस्क सेक्टर, इस तरीके से सेक्टर कहलाते हैं। ट्रैक का समूह, सॉरी सेक्टर्स का समूह क्या कहलाता है, तो क्लस्टर कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्लस्टर्स, सेट ऑफ सेक्टर्स, सेक्टर्स का समूह क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, पूरी डिस्क को क्या बोलते हैं, तो प्लेटर्स बोलते हैं। पूरी डिस्क क्या कहलाती है, प्लेटर्स है। इस डिस्क पर दोनों तरफ हेड लगे होते हैं, इनको हेड कहा जाता है। ये एक आर्म यानी कि भुजा से जुड़े हुए थे, जिसको एक्युलेटर्स आर्म कहा जाता है। आपका आर्म का मतलब भुजा होती है। इस पर यहाँ पे कॉर्नर पे आपका हेड लगा होता है। रीड एंड राइट हेड होता है आपका, जो डेटा पढ़ने का और लिखने का काम करते हैं आपके। ठीक है, रीड एंड राइट हेड होते हैं आपके ये। ठीक है, तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। चाहे मैग्नेटिक डिस्क हो चाहे ऑप्टिकल डिस्क हो, डिस्क कोई सी भी हो उसका डिवाइडेशन इसी तरीके से होता है। अंतर इतना है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो आपका प्लास्टिक की या एल्यूमिनियम की बनी होती है, और ऑप्टिकल डिस्क आपकी जो है प्लास्टिक की बनी होती है। अगले नंबर पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंप्यूटर डिवाइस जो कागज पर इमेज के हर स्पॉट को डिटेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। कागज पर इमेज के हर स्पेस को या इमेज के हर स्पॉट को डिटेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, आपने कागज को रखा वहां पर और वो इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के आपके कंप्यूटर में आ गया, उसे क्या कहेंगे, तो स्कैनर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्कैनर। ठीक है, घुमा फिरा करके उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आते रहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजर में नीचे की ओर इशारा करने वाला तीर बताता है कि। यानी विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजर के अंदर जब आप जाओगे तो जो डाउन एरो होता है आपका, डाउन एरो वाला ये क्या इंडिकेट करता है, द डिवाइस इज डिसेबल, द विंडो लिंक फाइल इज मिसिंग, देयर इज अ पॉसिबल रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, और द सॉफ्टवेयर इज नॉट इंस्टॉल्ड प्रॉपरली। यानी कि सॉफ्टवेयर आपका प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं है, डिवाइस इनेबल नहीं है यानी कि चालू नहीं है अभी, द विंडो लिंक फाइल मिसिंग, विंडो की लिंक फाइल खो गई है, देयर इज ए पॉसिबल रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, द डिवाइस इज डिसेबल। डिवाइस क्या है आपका, डिसेबल है, डिवाइस अभी काम नहीं कर रही है।
इनएक्टिव मोड में है डिवाइस आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो बदलता है, क्या बदलता है, मतलब माइक्रोफोन जो माइक होता है वो क्या काम करता है, वो साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, साउंड वेव को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू साउंड सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलता है, साउंड वेव इनटू लाइट सिग्नल, साउंड को लाइट में बदलता है, लाइट टू साउंड, लाइट सिग्नल टू साउंड सिग्नल। तो देखो हम माइक से बोलते हैं तो हम पहले आवाज जाती है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलती है। तो ये क्या काम करता है आपका, ये पहला वाला आंसर बनेगा इसका, साउंड वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये आपका एक माइक्रोफोन दिया हुआ है, हम पहले आवाज देंगे, यहाँ पे बोलेंगे और वो हमारी आवाज कंप्यूटर के अंदर जाएगी, यानी कि हमने बोला तो वो साउंड वेव थी और कंप्यूटर के अंदर गई तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाती है। ये काम होता है आपका माइक्रोफोन का। अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है माइक्रोफोन किस तरह की डिवाइस है आपका, तो ये एक इनपुट डिवाइस है आपकी। कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। क्यों है इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये आवाज को कंप्यूटर के अंदर ले जाती है और जो स्पीकर होते हैं वो आउटपुट डिवाइस में आते हैं आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आप ऐसा ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हैं जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सके तो आप क्या बनाएंगे, यानी कि आप कुछ ऐसे बनाना चाहते हैं जिसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकें, उसको क्या कहते हैं, पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट, आई ब्रॉडकास्ट, ई शो और आई कास्ट। तो देखो भाई ये तो तीनों होते ही नहीं है, ये वाला आंसर है इसका, पॉडकास्ट। अब पॉडकास्ट होता क्या है आपका, पॉडकास्ट किसको कहा जाता है, तो पॉडकास्ट एक डिजिटल ऑडियो प्रोग्राम होता है जिसे इंटरनेट पर पब्लिश किया जाता है और लोग इसे ऑनलाइन सुन सकते हैं अथवा डाउनलोड करके बाद में भी सुन सकते हैं, पॉडकास्ट कहलाता है आपका। आजकल कई सारे पॉडकास्ट चैनल भी आपके यूट्यूब पर बने हुए हैं जहाँ पर पॉडकास्ट बनते हैं, उन्हें फिर बाद में हम डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं। ये इसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कई सारे सेक्शन में हो सकते हैं, सीरीज के फॉर्म में हो सकते हैं, एपिसोड के फॉर्म में हो सकते हैं आपका। ठीक है, कई तरह के आपके पॉडकास्ट एप्लीकेशंस भी आते हैं, जैसे एफएम रेडियो है आपका एक एप्लीकेशन, इस तरह के आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2019 में इनमें से किस टैब में न्यू स्लाइड बटन होता है, यानी कि जो न्यू स्लाइड किसी भी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए जो बटन होता है वो कहाँ दिया गया होता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, होम टैब, डेवलपर टैब, रिकॉर्ड और एनिमेशन। तो देखो यहाँ पर जो न्यू स्लाइड बटन होता है आपका वो इन ऑप्शंस के हिसाब से तो होम टैब पर होता है। कहाँ पे होता है आपका, होम टैब पर। आप जब होम टैब पर जाते हैं तो वहां पर आपको न्यू स्लाइड बटन दिखाई देता है, और वैसे इंसर्ट टैब में भी आपको न्यू स्लाइड बटन मिलता है और होम टैब में भी मिलता है, दोनों जगह मिलता है। और इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है आपका न्यू स्लाइड के लिए, आप इसको नोट कर लेना, न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, ऐड न्यू स्लाइड, क्या शॉर्टकट की होती है, तो Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की होती है। कंट्रोल के साथ में आप M दबाओगे तो एक नई स्लाइड ऐड होकर के आ जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम, इनमें से कौन सी तकनीक नेटवर्क पर रिमोट सर्वर पर स्टोर की गई मल्टीमीडिया फाइलों को क्लाइंट तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी कि किस तकनीक का उपयोग रिमोट सर्वर पर स्टोर की गई मल्टीमीडिया फाइलों को क्लाइंट मशीन तक ले जाने का काम करती है, स्ट्रीमिंग, लिंकिंग, अपलोडिंग और फ्लोइंग। तो देखो यहाँ पर नेटवर्क से संबंधित दो शब्द हैं आपके, एक है स्ट्रीमिंग और एक है अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब क्या होता है, हम अपनी लोकल मशीन से सर्वर पर कुछ अपलोड करें, और स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि सर्वर पर अगर कोई डेटा मौजूद है तो उसको डाउनलोड किए बिना हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पर लाइव चला करके देख सकते हैं, तो वो स्ट्रीमिंग कहलाती है आपकी। और यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है आपका, स्ट्रीमिंग ही बनने वाला है, स्ट्रीमिंग कहलाता है आपका। ये स्ट्रीमिंग वह तकनीक है जिसमें ऑडियो अथवा वीडियो या मल्टीमीडिया कंटेंट को इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम में बिना डाउनलोड किए हुए उपयोग में
लाया जा सकता है। एक तो डाउनलोड करके आप अपने कंप्यूटर में सेव करोगे, अपने मोबाइल में सेव करोगे, तब चलाओगे, और स्ट्रीमिंग की सहायता से आप डाउनलोड किए बिना ही उसको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में आप डायरेक्टली रियल टाइम देख सकते हो। जैसे हम यूट्यूब पर देखते हैं, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप वीडियो को आपने डाउनलोड नहीं किया है, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, इसको यूट्यूब के सर्वर से ही इसको देख रहे हो। तो ये स्ट्रीमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी स्ट्रीमिंग कहलाती है। यहाँ पर बिना डाउनलोड किए हुए हम वीडियोस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से कौन सा कंपैरिजन एल्गोरिथम सिर्फ ओरिजिनल डेटा के अंदाजे को रिकंस्ट्रक्ट करने की इजाजत देता है? यानी कि किस वीडियो कंपैरिजन तकनीक के अंदर हम ओरिजिनल डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आपका? तो लूजी डेटा कंपैरिजन टेक्निक, लूजलेस डेटा कंपैरिजन टेक्निक, वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग और रन लेंथ एनकोडिंग। तो देखो ये दो तो होती ही नहीं है डेटा एंड कंपैरिजन टेक्निक, लूजी और लूजलेस होती हैं आपकी, ये दो होती हैं। लूजी भी होती है और लूज, कल मैंने इसके बारे में, कल का जो वीडियो था उसमें मैंने इसके बारे में बताया था, इसकी कुछ एक्सटेंशन भी मैंने बताए थे। तो यहाँ पर लूजी डेटा कंपैरिजन तकनीक क्या होती है, जहाँ पर मुख्य फाइल या मेन कंटेंट के अंदर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं डेटा को कंपेयर करते समय। अगर फाइल का साइज ज़्यादा बड़ा है तो कुछ कंटेंट को हम काट छांट देते हैं, उसको निकाल देते हैं और साइज को कम कर देते हैं। तो इसको लूजी डेटा कंपैरिजन टेक्निक कहते हैं, और यहाँ पे यही इसका आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे यही तो पूछा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कहाँ पे आपको परमिशन मिलती है, तो लूजी में। और लूजलेस, यहाँ पे कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, बिना काट छाट किए हुए, बिना रिकंस्ट्रक्ट किए हुए ही आपको उसका वीडियो का साइज कम करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर पहला वाला है। अगला क्वेश्चन, ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में यूनिट के ऊपर एक बॉल लगा होता है आपका। यानी कि यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर डिवाइसेस का आपको नाम बताना है जिसमें आप उस डिवाइस के ऊपर एक बॉल लगी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रैक बॉल, रैक बॉल, ट्रैक रोलर और रैक रोलर। तो देखो यहाँ पर ट्रैक बॉल आंसर बनेगा आपका। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है, और इनपुट में भी कौन सी डिवाइस है आपका? तो ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस जस्ट लाइक माउस। कैसे काम करती है? आपकी माउस की तरह से काम करती है। माउस से पहले आपका ट्रैक बॉल का ही उपयोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता था। आज भी कई कंप्यूटिंग डिवाइसेस में ट्रैक बॉल का उपयोग होता है। इस तरह की कुछ ये डिवाइस होती है आपकी, ये चित्र में दिखाई दे रही है आपको, माउस की तरह से ही होती है, बस ऊपर एक बॉल लगी होती है। देखो जो मैकेनिकल माउस होता था उसमें बॉल नीचे लगी होती थी, और ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर लगी होती है, इतना अंतर होता है। अगले नंबर पर नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 2019 में आप किस टैब का इस्तेमाल करके ये सेट कर सकते हैं कि आपकी स्लाइड एक से दूसरी में कैसे बदलेगी? यानी कि जब स्लाइड चेंज होती है तो कुछ इफेक्ट्स के साथ आप अगर बदलना चाहते हो, एक स्लाइड जाए और दूसरी स्लाइड आए, तो कोई इफेक्ट होना चाहिए। तो ये किसके माध्यम से होगा? तो ये ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, रिकॉर्ड और डिजाइन। तो इसका आंसर बनेगा ट्रांजैक्शन इफेक्ट। कौन से इफेक्ट कहलाते हैं? ट्रांजैक्शन इफेक्ट होते हैं। स्लाइड टू स्लाइड जो इफेक्टेड होते हैं वो ट्रांजैक्शन इफेक्ट होते हैं। जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं उनको भी पता होगा, मोबाइल में भी ये सुविधा मिलती है ट्रांजैक्शन का। एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड लेके आने के लिए अपन ट्रांजैक्शन इफेक्ट लेके आते हैं। और एनिमेशन क्या होती है? स्लाइड पर जो ऑब्जेक्ट है उस पर ही अगर कोई इफेक्ट डालना है तो वह एनिमेशन कहलाता है आपका। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर बनेगा ट्रांजैक्शन। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज में गलतियों का पता लगाने के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC में इनमें से क्या जनरेट होता है आपका? यानी कि डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज के दौरान अगर आप एरर्स फाइंड करना चाहते हो, गलतियों को पता लगाना चाहते हो, गलतियों को चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या आपका डिजिट तैयार होती है? तो उसको पहले भी इसमें तो चेक सम में से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको चेक सम डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका चेक सम डिजिट। अब ये चेक सम डिजिट होती क्या है?
तो देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है आपको चेकसम की, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि पिछले पेपर में भी मैंने जैसे 3-4 वीडियो लगवाई है, सब में चेकसम का कोई ना कोई क्वेश्चन है। चेकसम डिजिट एक एरर डिटेक्शन मेथड होता है जो जिसका उपयोग डेटा ट्रांसमिशन या डेटा एंट्री में गलतियों को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि ये एक एरर डिटेक्शन मेथड है, एक एरर को ढूंढने का तरीका है आपका। जब डेटा भेजा जाता है तो उसके साथ एक एक्स्ट्रा डिजिट या जिसको चेकसम कहा जाता है उसे जोड़ दिया जाता है। रिसीवर उस चेकसम को वेरीफाई करके पता लगाता है कि डेटा सही है अथवा नहीं है। तो डेटा ट्रांसमिशन के दौरान होने वाली गलतियों को चेक करने के लिए हम चेकसम डिजिट का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, MS वर्ड 2019 में मेल मर्ज में मुख्य डॉक्यूमेंट में वह टेक्स्ट होता है जो क्या होता है आपका। तो मेल मर्ज में मुख्य डॉक्यूमेंट में वह टेक्स्ट होता है जो क्या है आपका, मर्ज किए गए दस्तावेज के प्रत्येक संस्करण के लिए समान होता है, जो स्वचालित रूप से केवल डेटाबेस द्वारा उत्पन्न होता है, केवल संख्यात्मक फील्ड शामिल कर सकते हैं, पाठ नहीं है, मर्ज किए गए डेटाबेस के प्रत्येक संस्करण के लिए अलग होता है। तो इसका आंसर बनेगा पहला वाला, आपका फर्स्ट वाला इसका आंसर है। मर्ज किए गए दस्तावेज के लिए प्रत्येक संस्करण के लिए एक समान होता है। मतलब जैसे अब मेल मर्ज क्या है, यहाँ पे हम एक कुछ कंटेंट कुछ डॉक्यूमेंट पहले से बना लेते हैं और फिर एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं। उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नाम हैं या जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उतनी ही प्रतियां, उतनी ही कॉपीज उस लेटर की बन जाती हैं। केवल क्या बदलता है, नाम बदलते जाते हैं, एड्रेस बदलते जाते हैं, कंटेंट नहीं बदलता है। तो वही पूछा गया है कि जो मुख्य डॉक्यूमेंट है वो क्या होता है, तो वो समान रहता है। जितने भी आप उसके वर्जन बनाओगे सभी के लिए मुख्य डेटाबेस क्या रहेगा, एक समान रहता है, वो बदलता नहीं है आपका। ठीक है, मेल मर्ज MS वर्ड का काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका टॉपिक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर्स के संदर्भ में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सही को बताना है आपको, जो करेक्ट है उसको बताना है। ये नॉइजी प्रिंटर होते हैं यानी कि आवाज बहुत ज्यादा करते हैं, हाई क्वालिटी प्रिंटर्स होते हैं, क्वाइटर होते हैं यानी कि आवाज नहीं करते हैं, और फास्टेस्ट होते हैं यानी कि तेज गति से काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंपैक्ट प्रिंटर के संदर्भ में केवल ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये तीनों गलत है। ना तो ये आपके इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ना ही ये आवाज कम करते हैं। जब ऊपर ही हो गया कि ये ज्यादा करते हैं तो ये वाला तो गलत हो गई आपका। और ये स्लो भी होते हैं एज कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में ये स्लो होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बायोस की फंक्शनलिटी नहीं है, यानी कि इनमें से क्या बायोस का काम नहीं है, बायोस इनमें से क्या काम नहीं करता है। मैंने अभी एक क्वेश्चन पहले भी बायोस के संदर्भ में बताया था, बायोस क्या होता है, क्या काम करता है। तो देखो, स्विचेस ऑन यूपीएस सप्लाई, यूपीएस सप्लाई को चालू करना, तो ये बायोस का काम नहीं होता है आपका। सीमोस सेटअप करना, परफॉर्म द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को परफॉर्म करना, और इनिशिएट द बूट स्टेप सीक्वेंस, ये तीनों काम बायोस के ही होते हैं आपके। ये तीनों बायोस के काम है, पर ये वाला काम बायोस का नहीं है। तो आंसर यही बनेगा, क्योंकि ये पूछा गया है क्या नहीं है, तो ये वाला काम नहीं है। यूपीएस को चालू करना बायोस का काम नहीं होता है आपका। ठीक है, बायोस के संदर्भ में अभी मैंने बताया था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि रोम के अंदर स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है, रोम के अंदर। क्या काम होता है इसका, तो इसका काम होता है कंप्यूटर सिस्टम को बूटअप करना, स्टार्ट करना, बूटिंग प्रोसेस को चालू करना, ये बायोस का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है बायोस क्या है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक फर्मवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड की रोम या ईईपीरोम में स्टोर होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है यानी कि बूट होता है तो बायोस सबसे पहले रन होकर हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है और उन्हें इनिशियलाइज करता है। ये बायोस के काम दिए गए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लेना
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आपका। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, बूटिंग द सिस्टम, सिस्टम को बूट करना, हार्डवेयर को इनिशियलाइज करना, बायो सेटअप यूटिलिटी लगाना, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करना और आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना। ये सारे काम किसके होते हैं? बायोस के आते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, इंस्टॉलेशन फाइल आपके कंप्यूटर पर फॉर्मेट में सेव हो जाती है। इंस्टॉलेशन फाइल यानी कि जिस फाइल की सहायता से आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो वो आपके कंप्यूटर में किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती है? तो जो इंस्टॉलेशन फाइल है वो .exe एक्सटेंशन के साथ सेव होती है। इसको एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल यानी कि आपका ऐसी फाइल जिसको हम कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं, .exe फाइल कहलाती है। 25 नंबर का क्वेश्चन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा स्टोर करने के लिए किस डेटाबेस सिस्टम का उपयोग करता है? यानी कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता है? तो देखो, एंड्रॉयड के अंदर आपका एसक्यूएल लाइट, एसक्यूएल सर्वर, ऑरेकल और DB2, तो एसक्यू लाइट का उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है एंड्रॉयड के अंदर। अब ये क्या होता है? तो एसक्यूलाइट एक लाइट वेट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक RDBMS सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन के अंदर ही एम्बेडेड होता है। यह सर्वर की जरूरत के बिना डेटाबेस को मैनेज करता है और उसको पूरा करके एक सिंगल फाइल के रूप में उसको स्टोर कर देता है। तो ये SQLite के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग बहुत से मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब ब्राउजर्स में वर्तमान समय में किया जा रहा है। तो एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशंस है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पर इसी का उपयोग होता है DBMS सॉफ्टवेयर के रूप में। 26 नंबर का क्वेश्चन, सी भाषा फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? इससे पहले वाली वीडियो में C++ का पूछा गया था, यहाँ पे सी का पूछा गया है। तो सी का एक्सटेंशन सी ही होता है। आपका क्या होता है? सी। तो पहला वाला इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ही आ गया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। MS पावरपॉइंट 2019 में कौन सा टैब आपको कमेंट जोड़ने, स्पेल चेक करने, प्रेजेंटेशन को दूसरे से कंपेयर करने के लिए ऑप्शंस देता है आपका? तो कमेंट करना, स्पेलिंग चेकिंग करना, कंपेयर करना, ये सारे कमांड हमें कहाँ पे मिलते हैं? रिव्यू टैब के अंदर मिलते हैं। देखो यहाँ पे रिव्यू टैब आपको बताया भी गया है। यहाँ पे ये स्पेलिंग, थीसिस, ये कमेंट और ये कंपेयर कमांड होती है आपकी। यहाँ पर आगे ही होती है कंपेयर कमांड आपका। ठीक है, तो ये स्पेलिंग चेकर्स का ये सारे काम कहाँ पे होते हैं? रिव्यू टैब के अंदर होते हैं। आपको ये याद में रखना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, नेटवर्क का फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट क्या कहलाता है? किसी भी नेटवर्क का फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट क्या कहलाता है आपका? यानी कि नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस आप यूज में लेके आ रहे हो, आप उसको फिजिकली किस आकृति में या किस डिजाइन में आप उसको अरेंज करते हो, वो क्या कहलाता है? तो उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी की डेफिनेशन ही है फिजिकल अरेंजमेंट या जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी यानी कि नेटवर्क में मौजूद कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जियोग्राफिकल अरेंजमेंट नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी कई प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको उनके चित्र बने हुए हैं। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी, बस नेटवर्क टोपोलॉजी, रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और लाइन टोपोलॉजी। ये आपको अलग अलग तरह की 7 प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी यहाँ पर चित्र में बना करके दी गई है। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपने आप में ये एक बड़ा टॉपिक है। इनमें से हर किसी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, अपने अपने नुकसान होते हैं। आपका कुछ बनाने में बहुत आसान होती है तो कुछ बनाने में बहुत कठिन होती हैं। कुछ के अंदर डेटा ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, आसानी से आपका जो है सेंड किया जा सकता है। कुछ में ज़्यादा परेशानियां आती हैं, वो नेटवर्क टोपोलॉजी से। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का उपयोग उपकरणों को एक निश्चित समय के लिए बिना रुके बिजली की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, भले ही कोई इनकमिंग बिजली आपूर्ति ना हो। मतलब सिंपल से थोड़ा कठिन करके दे दिया है। क्वेश्चन ये है, आपसे ये पूछा गया है
कि अगर कंप्यूटर में लाइट आती है, भले ही एकदम से लाइट चली जाए, पर कंप्यूटर बंद ना हो, बिजली की सप्लाई बीच में ना रुके, इसके लिए आप किस डिवाइस का उपयोग करोगे? तो इसके के लिए हम अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर या ट्रांसमीटर, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई या प्लस विड्थ मॉड्यूलेटर। तो इसमें हम पहला वाला आंसर बनेगा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस। इसको आपका जो है शॉर्ट फॉर्म में यूपीएस कहा जाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई बीच में इंटरप्ट नहीं होगी। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको एसएमपीएस कहा जाता है, एसएमपीएस। ये आपका एक अलग से हार्डवेयर होता है जो आपकी कंप्यूटर की कैबिनेट के अंदर लगा हुआ होता है। कंप्यूटर के सभी अलग अलग कंपोनेंट्स को पावर सप्लाई करने का काम किसका होता है? एसएमपीएस का होता है। यूपीएस बाहर होता है और ये मेन लाइन से कनेक्ट होता है और कंप्यूटर के सारे प्लग वगैरह यूपीएस में लगाए जाते हैं। किसी भी वजह से अगर लाइट बीच में बंद हो जाती है तो यूपीएस आपके कंप्यूटर को 15 मिनट 20 मिनट तक चालू रख सकता है, जिससे आप अपने फाइलों को सेव कर पाएँ और कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर पाएँ। आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है जिसमें यूजर जब सिस्टम को अपनी बायोमेट्रिक खासियतें दिखाता है, जैसे कि इमेज में चेहरे की जगह का पता करना, आसपास के शोर से स्पीच सिग्नल को अलग करना, किसी खास इलाके की पहचान करने के लिए भरोसेमंदता को बेहतर बनाने की बात होती है, तो उसे क्या कहा जाता है आपका? मतलब अलग अलग ऑथेंटिकेट करना अलग अलग तरीके से, वो क्या कहलाता है आपका? सेगमेंटेशन कहलाता है, इंडेक्सिंग कहलाती है, थ्रेशोल्डिंग कहलाती है, क्रॉपिंग कहलाती है। तो देखो ये इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको? जो आपका ऑथेंटिकेशन के लिए उपयोग में आता है अलग अलग हिस्सों के लिए, तो उसको सेगमेंटेशन कहा जाता है आपका। ठीक है, तो ये आज के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये ना केवल आपका कंप्यूटर के सीपीसीटी एग्जाम के लिए, बाकी अन्य सभी कंप्यूटर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी में इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक करो। और अभी अगर आपने अपने पूरे क्वेश्चन जो अभी मैंने प्रैक्टिस सेट लिया है उसमें आपने भी अगर क्वेश्चन लगाए हैं तो उसका स्कोर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आवश्यक रूप से करें। थैंक यू भाई।